Good morning everyone. वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल का दिन यानी कि 2 अप्रैल अपने आप में एक पूरी दुनिया के लिए बहुत ही हिस्टोरिक डे था। उसका रीज़न ये था कि कल आर्टेमिस 2 मिशन जो है यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। अब पॉइंट आता है, ये मिशन इतना ज़्यादा खास क्यों हो जाता है। देखो, थोड़ा सा इसको हमें डिटेल में समझना होगा क्योंकि यहाँ से यूपीएससी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। देखो, कल क्या हुआ, नासा के द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ। अब पहली बात तो नोटिस करो, ये है आर्टेमिस 2। तो आप सोचेंगे कि फिर सर आर्टेमिस 1 भी रहा होगा। बिल्कुल, दरअसल में आर्टेमिस 1 भी था। अब आर्टेमिस 1 में क्या था, आर्टेमिस 1 में फोकस ये किया गया था कि कैसे हम अपने एक मिशन को भेजें मून के पास में। बट समझना, ये जो मिशन था ना, यहाँ पर कोई इंसान नहीं था, यहाँ पर कोई क्रू मेंबर्स यहाँ पे नहीं थे, कोई लोग यहाँ पे इस पे नहीं थे। बट ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है, यहाँ पर आपके 4 एस्ट्रोनॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है, क्या सर यहाँ पर मून के ऊपर लैंडिंग होगी? तो जवाब है नहीं। दरअसल में पता क्या है, आर्टेमिस ग्रुप जो है ना, मतलब आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो अलग अलग फेजेस के अंदर होगा। पहले फेज जो हुआ वो 2022 में हुआ। वहां पर वो क्या था, अनक्रूड, मतलब वहां पे क्रू मेंबर्स नहीं थे। इसमें फोकस ये किया गया कि कैसे आप जाओ लूनर ऑर्बिट के क्रॉस आप जाओ। ठीक है, तो ये एक मिशन आपको देखने को मिला जो कि स्पेस लॉन्च सिस्टम और स्पेसक्राफ्ट जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट था उसने इसको टेस्ट किया। उस टाइम लोग नहीं थे इसके अंदर। अभी जो कल लॉन्च हुआ है आर्टेमिस 2, इसमें आपके लोग हैं। पर यहाँ पर ये एक लूनर फ्लाई बाय मिशन है। फ्लाई बाय मतलब मून के पास में से होकर गुजरना है, मून पर लैंडिंग नहीं करनी। जो तीसरा आर्टेमिस आएगा ना, आर्टेमिस 3 आगे फ्यूचर के अंदर, उसमें जाकर आपके एस्ट्रोनॉट्स लैंड होंगे मून के ऊपर। एंड इसमें एक महिला और एक पर्सन ऑफ कलर भी होंगे। कहने का मतलब ये पहली बार ऐसा होगा जब एक महिला अपने मून के ऊपर जो पैर रखेंगी, एंड उसी तरह से एक ब्लैक ओरिजिन के जो पर्सन है वो भी यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर आगे आर्टेमिस 4 भी आएगा। फिर उसमें क्या होगा, मून के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे आपका गेटवे स्पेस स्टेशन, ये सब बनाया जाएगा। उसके आगे भी फर्दर आर्टेमिस 5 वगैरह भी आएगा। वहां पर ह्यूमन की प्रेजेंस कैसे मून के ऊपर इंश्योर करी जा पाए, अलग अलग, जैसे मार्स के ऊपर मान लो हमें कोई मिशन भेजना है तो वहां से कैसे हम मून के माध्यम से वहां तक कैसे पहुंच पाए, ये हर एक चीज आगे आने वाले मिशन के अंदर होगी। अब सवाल आता है कि इस बार का ये जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट है इसमें क्या देखने को मिला। देखो, जैसे कल का दिन था ना, तो कल यहाँ पर से ये जगह है, यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर है कैनेडी स्पेस सेंटर। ठीक है, यहाँ पर से मिशन ये स्टार्ट हुआ। अब ये इनका ना पाथ रहेगा, ये ऐसे पहले धरती के आसपास घूमेंगे, फिर धरती के आसपास घूमते घूमते इस तरह से ये मून के पास में जाएंगे। प्लीज नोटिस करना, मून यहाँ पर है, यहाँ पर मून पे कोई लैंडिंग नहीं हो रही, मून के पास में से यहाँ पे निकला जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं लूनर फ्लाई बाय। और कौन सी साइड से, ये साइड जो है ना, इधर वाली साइड है, इसको नोन एज द फार साइड ऑफ द मून। तो इस साइड से यहाँ पे गुजरेंगे एंड इस तरह से वापस आकर ये जो पैसिफिक ओशियन है इसके अंदर यहाँ पे स्प्लैश डाउन हो जाएंगे। तो ये लगभग 10 दिन का पूरा मिशन होगा। तो 10 अप्रैल के अराउंड जो होंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं ये वापस आ जाएंगे। इस तरह से पूरा ये मिशन जो है वो डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब नोटिस करना, इस वाले मिशन के अंदर कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं, इसमें टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनमें आप नोटिस करना, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना कोच। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक महिला है, ये एक पहली महिला है जो डीप स्पेस में यहाँ पे जा रही हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे एक और नाम, विक्टर ग्लोवर। ये दरअसल में ये ब्लैक पर्सन है। ठीक है, तो पहले ब्लैक पर्सन है जो यहाँ पर लूनर, मतलब ब्लैक एस्ट्रोनॉट है जो लूनर मिशन पे यहाँ पे गए हैं। उसके साथ ही साथ एक कनाडा की भी पर्सन है, जेरेमी हैंसन। ये पहले नॉन अमेरिकन है जो कि बियॉन्ड द अर्थ ऑर्बिट यहाँ पे जा रहे हैं। तो दैट इज वाई दिस मिशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोटिस करना, बहुत लंबे टाइम के बाद जाकर हमने यहाँ पर जो मून मिशन है वो यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, पिछली बार जो, मतलब आर्टेमिस से पहले अपोलो 17 जो मिशन था जो नासा ने 1972 के अंदर लॉन्च किया था, वो आखिरी ह्यूमन ल्यूनर लैंडिंग मिशन था जो कि हमें देखने को मिला। अब लगभग 50 साल के बाद हमने वापस से डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ यहाँ पे फोकस अपना है वो बढ़ाया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको आर्टेमिस 2 समझ आया होगा, यहाँ पर लैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यहाँ पे हम जा क्यों रहे अगर लैंडिंग नहीं कर रहे?
देखो जैसे आर्टेमिस 1 में पहले हमने देखा कि यार हम जा सकते हैं नहीं जा सकते ताकि हमारे क्रू को दिक्कत ना हो। अब आर्टेमिस 2 में जो हम अपने क्रू को लेकर गए हैं ना पर लैंडिंग नहीं कर रहे, उससे पता क्या करेंगे, उसमें आप नोटिस कर पाओगे कि हम चीज़ें मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो डीप स्पेस सिस्टम है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो गया, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम, इनको हम यहाँ पे समझ पाएंगे। आगे जब जाके मून पे लैंडिंग होगी कितना हम यहाँ पे उसके लिए रेडी हैं, वो हर एक चीज़ यहाँ से हमें अंडरस्टैंड हो पाएगी। आने वाले जो फ्यूचर मिशंस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि क्या बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट हम यहाँ पे लंबे समय के लिए इंसानों की प्रेजेंस वहाँ पे रख सकते हैं नहीं रख सकते, क्या दिक्कत आती है उसके अंदर। बाकी ह्यूमन सेफ्टी को टेस्ट करेगा, पायलटिंग कैपेबिलिटी हो गया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हो गया, उसको भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें ये भी सिस्टम डाले गए हैं कि मान लो कोई चीज़ फेल हो जाए, ठीक है ना, कोई सिस्टम मान लो से कुछ गड़बड़ आ जाती है, कोई फेल हो जाता है, तो क्या कुछ तरीके से हम यहाँ पर अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान बचा सकते हैं? आंसर इज यस। इसमें वो सारी चीजें भी यहाँ पे डाली गई हैं, ठीक है ना, तो सेफ्टी का भी पूरा पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही साथ पाथ तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मूवमेंट करेंगे पूरे पूरा। पहले यहाँ पे अर्थ को ऑर्बिट करेंगे, फिर लूनर मतलब मून के आसपास यहाँ पे घूमेंगे अराउंड द मून के फार साइड, एंड उस टाइम के ऊपर अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो भी परफॉर्म होंगे, एंड इस तरह से हजारों किलोमीटर यहाँ पे मून के अराउंड यहाँ पे घूम के फिर वापस धरती पे वापस आ जाएंगे 10 अप्रैल के अराउंड। कहाँ पर स्प्लैश डाउन होगा? पैसिफिक ओशन के अंदर। तो देखो अपोलो मिशंस हुआ करते थे जो 1970s 72 के आसपास यहाँ पे कंप्लीट हुए। आर्टेमिस मिशन ना बहुत ज्यादा अपने आप में सस्टेनेबल मिशन है और इसका कमर्शियल इंटीग्रेशन भी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारी प्रेजेंस, ह्यूमन की प्रेजेंस मून के ऊपर बने। और अगर मान लीजिए हमें मार्स के कुछ मिशन वगैरह यहाँ पे हमें देखने हैं तो उसके लिए हम मून का भी एज अ लॉन्च बेस की तरह यहाँ पे हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा है हमारा आर्टेमिस 2, ठीक है। तो डेफिनेटली अब हम वापस से रिवाइव कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो यार यहाँ पे अमेरिकन पीपल भी हैं जो यहाँ पे इस मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके कनाडा के पीपल भी हैं, तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी और बाकी और इस तरह से पार्टनरशिप्स जो है वो यहाँ पे इंप्रूव होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये है आपका आर्टेमिस 2 मिशन, राइट। तो दोस्तों डेट है आज की 3 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों हमारी टीम के द्वारा जो प्रारंभ है, ठीक है, जो प्रारंभ बैच है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये बैच आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो जस्ट अभी ग्रेजुएशन में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हर एक चीज़ स्ट्रक्चर ढंग के अंदर यहाँ पे पढ़ाई जाती है। अब आप नोटिस कर पाइएगा कि यहाँ पर प्रॉपर पहले साल में आपकी प्रॉपर एनसीईआरटी से आपकी कवरेज हो जाएगी, दूसरे साल में आपकी जीएस क्लासेस, सीसेट क्लासेस, ऐसे आंसर राइटिंग क्लासेस, और आखिरी साल में आपका ऑप्शनल और बाकी जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी रिवीजन है वो हर एक चीज स्ट्रक्चर ढंग से आपको यहाँ पे दी जाती है। अब इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ऑफिसर्स बैग भी यहाँ पे मिलता है। ये 7 अप्रैल तक यहाँ पे एप्लीकेबल है। जो भी बच्चे 7 अप्रैल तक इस बैच में एक्सेस करेंगे तो उनको ये ऑफिसर्स बैग भी उनके घर पहुंच जाएगा। तो इसके साथ ही साथ इसमें बुक्स वगैरह भी सारी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको हार्ड कॉपी की जो बुक्स की हैं वो भी मिलती हैं एंड आपको मेंटरशिप और बाकी फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इस बैच का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर अपने आप को खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है साधना सप्ताह। सप्ताह का मतलब होता है हफ्ता, हफ्ता मतलब वीक, ठीक है। अब एक्चुअल में पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा साधना सप्ताह 2026 लॉन्च किया गया नई दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि दरअसल में हम चाहते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट्स है ना, हम उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेसिटी को बेहतर कर पाए। देखो जो आप में से बच्चे जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आई एम वेरी श्योर उन्होंने मिशन कर्म योगी का नाम सुना होगा, राइट। दरअसल में जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं ना, उसमें भी कर्म योगी की बात आती है। कर्म योगी एक ऐसा इंसान होता है जो कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता, जो लोगों के लिए अपनी जिंदगी यहाँ पे डेडिकेट करता है, और वो हमारे सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं। पर हम चाहते हैं कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा और कैपेबल बनाएं, उनको हम और ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाएं। जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो हमारे सिविल सर्वेंट्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो उनको पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर एआई, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो
सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए, वो सिटीजन सेंट्रिक होने चाहिए, वो लोगों के लिए उनको अपना काम जो है वो करना चाहिए, राइट। तो हम चाहते हैं कि भाई इन सिविल सर्वेंट्स को भी ये बातें बताई जाएं, एंड इसीलिए हम यहाँ पर साधना सप्ताह एक हफ्ते लॉन्ग का इनिशिएटिव है, हफ्ते भर का इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सिविल सर्वेंट्स को अलाइन किया जाएगा विकसित भारत के सपने के साथ, कि जो हम सपना देखते हैं 2047 का, जब हमें विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड इंडिया, उनमें सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल होगा, एंड एट द सेम टाइम उनको उस चीज के लिए कैसे हम और कॉम्पिटेंट हम यहाँ पे बना पाए। अब पॉइंट आता है कौन करता है। देखो, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और उसके साथ ही साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड जो कर्मयोगी भारत है, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज या कंडक्ट करवाया जा रहा है, और ये मिशन कर्मयोगी के साथ यहाँ पे लिंक है। यहाँ पर ना एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, आई गॉट प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी श्योर जो बच्चे मिशन कर्मयोगी जिन्होंने पढ़ा हुआ है डिटेल के अंदर, तो आई गॉट जो प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जो प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है ट्रेनिंग एंड चीज़ें देने के लिए। तो इसी को यूटिलाइज किया जाएगा इस साधना सप्ताह के अंदर, एंड यहाँ पर अलग अलग एरियाज, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी, एआई, कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हो गया, डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे इनके कवर की जाएंगी, एंड इसके माध्यम से अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। दिस इज नोन एज साधना सप्ताह। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज बुर्किना फासो। देखो, बुर्किना फासो भी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत के द्वारा ना मदद, खाने की जो मदद है, फूड एड जो है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है बुर्किना फासो को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं बुर्किना फासो में। पूरा का पूरा साहेल रीजन ही कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पे है। अब पहली बात तो आप सोच रहे होंगे, सर ये साहेल रीजन आखिर बोलते किसको है? प्लीज़ यहाँ पिक्चर में आप ध्यान दीजिएगा। देखो, ये जो पूरा रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये साहेल रीजन है। इसके नदन साइड के ऊपर आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा, और अगर मैं बात करूं सदर्न साइड की, तो यहाँ पर आपको मोस्टली सवानाज आपको देखने को मिल जाते हैं नीचे वाली साइड की तरफ। साहेल रीजन में सर कौन कौन से देश आते हैं? देखो प्लीज इधर देखना, यहाँ पर है सेनेगल, मॉरिशियाना, आपका माली, इवन बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, और थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पे एरित्रिया। तो ये जो सारे देश जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सारे देश दरअसल में साहेल रीजन के अंदर आते हैं। अब ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, एक तरफ डेजर्ट है, नीचे आपके सवानाज आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके बीच में यहाँ पर क्या है, ये एक ट्रांजिशन जोन है। अब यहाँ पर बहुत इश्यूज फेस होते हैं, एक तो कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम खाने की बहुत मेजर आपको कमी देखने को मिल जाती है, एंड बुर्किना फासो भी उनमें से ही एक है। तो भारत ने अभी यहाँ पे मदद भेजी है बुर्किना फासो को। थोड़ा मैं आपको और यहाँ पे पिक्चर में आप देख पाओगे, जैसे दिस इज बुर्किना फासो। अब आपको पिक्चर देख के समझ आ गया होगा कि सर ये तो एक लैंडलॉक्ड देश है, बिल्कुल वेस्ट अफ्रीका में आता है, और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, ओगुडोगो, ठीक है, ये इसकी कैपिटल सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है बुर्किना फासो से? आई एम वेरी श्योर आप सब लोगों ने प्राइम मेरिडियन के बारे में अपनी ज्योग्राफी बुक्स में पढ़ा होगा, राइट? और जिस भी फैकल्टी से आप पढ़े हो, उन्होंने आपको ये भी बताया होगा कि प्राइम मेरिडियन अलग अलग देशों से पास करती है। बिल्कुल उसी तरह से जो प्राइम मेरिडियन है वो बुर्किना फासो से भी पास होती है। प्राइम मेरिडियन समझते हो ना आप लोग? बताओ आप लोग कमेंट में क्या होता है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन जो है ना, वो बुर्किना फासो से यहाँ पे पास होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो कुछ हिस्सा बुर्किना फासो का आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, एंड कुछ हिस्सा आपको ईस्टर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बाकी देखो, माली नदन साइड के ऊपर है, जो आपको नाइजर आपको देखने को मिल जाएगा ईस्टर्न साइड की तरफ, यहाँ पर बेनिन है साउथ ईस्ट की तरफ, बाकी इस तरह से टोगो हो गया, ठीक है, नीचे वाली साइड से यहाँ पे, इनके साथ साथ आपका घाना, आइवरी कोस्ट हो गया, इन सब कंट्रीज के साथ जो आपका बुर्किना फासो है वो बॉर्डर यहाँ पे टच करता है। बुर्किना फासो को पहले अपर वोल्टा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, अब इसका नाम बुर्किना फासो है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, एक नदी है वोल्टा के नाम से, तो वोल्टा जो है वो यहाँ से पास करती है। अब एक बात ध्यान रखना, बुर्किना फासो में कोई ऐसी नदियां नहीं है जो साल भर बहती रहें, पर जैसे वोल्टा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो सीजनल रिवर हैं, कुछ जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम के ऊपर यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलता है, बाकी टाइम पानी नहीं होता है। बाकी ज़्यादातर मोस्ट रीजन प्लेट्यू रीजन है, कुछ जगह में कुछ छोटी मोटी माउंटेन्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं, कुछ सवाना वेजिटेशन है, बाकी जो नदन वाला साहेल रीजन आपको एरिड और सेमी डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मोस्टली यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, पर कुछ इंडिजिनस लैंग्वेज जैसे आपका मुरे भी यहाँ पे आपको बोलता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दरअसल में पहले ये फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का यहाँ पे पार्ट था, एंड वहाँ से
इंडिपेंडेंस मिली 1960 में, एंड 1984 में इसका नाम बदल के बुर्किना फासो यहाँ पे हो गया। तो ये सारी बातें बुर्किना फासो के बारे में पता होनी चाहिए। अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करी है बुर्किना फासो को। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइस वेल के बारे में है, और राइस वेल काफी ज्यादा आज के समय न्यूज में है। देखो, समझाऊंगा क्या है राइस वेल, पर उससे पहले मुझे आपको एक वर्ड समझाना है बेलीन के बारे में। कई बार ना आप लोगों ने वर्ड सुना होगा बेलीन, बेलीन वेल्स आपने हो सकता है नाम सुना हो। देखो, इधर आप फोकस करना, ये आपको मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जैसे ये मुंह है इसका, इसमें आपको ये बेलीन्स दिख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बेलीन होते क्या है? देखो, होता पता क्या है, जैसे एक वेल है, ठीक है, उसने ना मान लो वो पानी के अंदर है। अब जब अपना वो मुंह खोलेगी तो बहुत सारा पानी यहाँ से एंटर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारा पानी इधर आ गया, ठीक है, मुंह खोलने पे बहुत सारा पानी आ गया। अब पानी तो आया ही आया, पानी के साथ साथ कोई छोटी मोटी फिश है ना, उसके अलावा जो प्लैंकटॉन्स होते हैं और कोई छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे आपका क्रिल वगैरह हो गया, ये सारे भी इसके मुंह के अंदर आ गए, पानी के साथ साथ वो भी मुंह में आ गए, ठीक है। अब क्या करना है यार, पानी को बाहर निकालना है, पर जो ऑर्गेनिज्म है उनको खाना है। तो क्या होता है ना कि जैसे मुंह खोलने पे पानी के साथ साथ ऑर्गेनिज्म तो अंदर आ गए, पर पानी को बाहर फेंकना है, तो ये थोड़ा मुंह बंद कर लेगी। जैसे मुंह बंद कर लेगी ना, तो इनके माध्यम से ये जो बेलीन लगे हुए हैं ना यहाँ पे इनके मुंह में, तो इससे पानी तो बाहर चला जाएगा, पर ऑर्गेनिज्म बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसका जो पर्पस था ऑर्गेनिज्म को खाने का, वो तो सर्व हो गया। समझे मेरी बात को? अंदर मतलब जब मुंह खोला तो पानी चला गया, पानी के साथ ऑर्गेनिज्म भी चले गए। फिर मुंह बंद कर दिया थोड़ा सा, तो ये बेलीन सामने आ जाएंगे, बेलीन से पानी तो बाहर निकल जाएगा, बट ऑर्गेनिज्म नहीं निकल पाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फिल्टर फीडिंग, और इन्हीं बेलीन की वजह से इनको नाम दिया जाता है बेलीन वेल्स। मतलब सिर्फ इनको नहीं, बेलीन वेल्स सबको दिया जाता है जिनके भी यहाँ पे बेलीन्स होते हैं। तो दरअसल में ये जो राइस वेल है ना, इनके भी आपको बेलीन देखने को मिल जाएंगे। अब राइस वेल ना दरअसल में दुनिया में बहुत ही कम है, लगभग 100 से भी कम वेल आपका सॉरी राइस वेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। पहले तो देखो ऐसा लगता था कि ये भी और एक ही मतलब इनको अलग तरह से हम नहीं पहले कैटेगराइज करते थे। 2021 में लगा कि नहीं नहीं यार, ये तो एक स्पेसिफिक अलग तरह की आपकी वेल है। तो 2021 में ही हमने इनको आइडेंटिफाई किया राइस वेल को, और बहुत ही कम मात्रा है इनकी, 100 से भी कम आपको इंडिविजुअल्स इसके देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट पता क्या है, क्यों न्यूज में क्यों है? देखो, आपको ना यहाँ पे एक रीजन का पता होना चाहिए, दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब डोनाल्ड ट्रंप तो इसको गल्फ ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रीजन आपको पता है, वेरी श्योर, यहाँ पर आपको मैक्सिको देखने को मिल जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको यूएसए देखने को मिल जाता है। ये जो आपको राइस वेल है ना, केवल और केवल, आई रिपीट, केवल और केवल गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही देखने को मिलती हैं, और दुनिया में कहीं पर भी आपको ये नहीं देखने को मिलेंगी, और बहुत ही छोटा नंबर है जैसे मैंने आपको बताया। अब दिक्कत पता क्या आ गई है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर यहाँ पर ऑयल ड्रिल करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब ऑयल ड्रिल करने का अगर काम चल रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपको यहाँ पे राइस वेल देखने को मिल रही हैं, हो सकता है उनके नंबर्स और ज़्यादा कम हो जाएं। हो सकता है कि एक दिन आए कि राइस वेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएं। इसका खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि जो राइस वेल होती हैं उनका IUCN स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। ये मोस्टली जो सिल्वर रैग ड्रिफ्ट फिश हैं इनको कंज्यूम करती हैं। तो अगर प्रे होगा, मतलब अगर ये वाली फिश होगी, तो ही आपको राइस वेल वहाँ पे देखने को मिलेंगी। हर 2-3 साल बाद ये रिप्रोड्यूस करती हैं, एंड 9 साल के राउंड यहाँ पे इनकी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो आ जाती है। तो क्लियरली आप नोटिस कर पाओगे, बहुत ही धीरे धीरे इनका रिप्रोडक्शन होता है, और इसीलिए इनके नंबर तेजी से बढ़ नहीं सकते। दैट इज अ वेरी वेरी बिग इशू। बाकी ऑयल ड्रिलिंग से, वेसल स्ट्राइक से, कुछ मतलब शिप्स वगैरह जा रही हैं, नॉइस पोल्यूशन हो गया, ऑयल स्पिल, क्लाइमेट चेंज, इनसे इनको काफी खतरा रहता है और इनकी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट आता है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम। देखो, AI के बारे में तो आप सब लोग जानते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग वर्ड क्या आ गया? देखो, जब हम बात करते हैं ना कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कई बार ना मैं देखता हूँ लाइफ में ना, चाहे वो एक मैथमेटिक्स पजल हो या इन जनरल कोई पजल हो या लाइफ की कोई और समस्या हो, कुछ लोग तो उसको बहुत बहादुरी से, बहुत दिलेरी से, बहुत अच्छे से उसको टैकल करते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं पजल देखते सारी डर जाते हैं।
क्योंकि उनको शायद बचपन में एक प्रॉब्लम को डील कैसे करना है ना, ये कभी सिखाया नहीं गया। यही चीज़ होती है कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, कि एक बच्चे के सामने कुछ अलग अलग तरह की कुछ प्रॉब्लम दी जाए। अब बच्चा सोचेगा कि नहीं यार, मुझे इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसमें वो अलग अलग चीज़ें ढूंढेगा, अलग अलग अपनी सोच लगाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग करेगा, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा, एल्गोरिथम डिजाइन, ये सब चीज़ें सीखेगा। उसको सॉल्व कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग, उनके ऊपर ध्यान देगा। यही सारी चीज़ें आती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब हम पता क्या चाहते हैं कि बच्चों के अंदर एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग अच्छी हो, और इसीलिए हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा सीबीएसई करिकुलम ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई यहाँ पर लॉन्च किया गया है। किन क्लास के बच्चों के लिए? क्लास थर्ड से लेकर क्लास एट्थ। तो क्लास थर्ड से लेकर क्लास एट्थ वाले बच्चे इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, राइट। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसी के साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ अलाइन करती है। तो क्या है सर इस पर्टिकुलर करिकुलम के अंदर? तो पॉइंट वही है कि बच्चों को इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन यहाँ पे दी जाए, अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाए। जैसे आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे जो क्लास 3 से क्लास 5 वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये होगी फाउंडेशन स्टेज। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की जो चीज़ें हैं ना, उनको मैथमेटिक्स के अंदर, द वर्ल्ड अराउंड अस, ये सब्जेक्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इनकी वर्क बुक्स इस तरह से डिज़ाइन होंगी कि वहाँ पर एक्सरसाइजेस हों, वहाँ पे क्वेश्चंस हों, एंड उनसे वो क्रिटिकल थिंकिंग सीखें। और लगभग 50 घंटे का ये लर्निंग टाइम इसके लिए होगा। फिर जो क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चे, उनके लिए थोड़ा एक्सपेंशन स्टेज होगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स उनको यहाँ पे दिए जाएंगे, बेसिक एआई, बेसिक लिटरेसी जो है वो यहाँ पे सिखाई जाएगी। ये लगभग 100 घंटे का होगा, एंड इसमें आपके रीजनिंग स्किल्स यहाँ पे डेवलप होंगे। अगर ये चीज़ें होंगी तो आगे जाके अलग अलग एआई एप्लीकेशंस के ऊपर आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। बाकी टीचिंग भी अच्छी होगी, तो टीचिंग मेथडोलॉजी में पजल्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, डिस्कशन, डिबेट्स, ये सारी चीज़ें होंगी। और फोकस होगा रिस्पॉन्सिबल एआई, मतलब ठीक है ना, एआई का सही ढंग से इस्तेमाल हो, बायस को डिटेक्ट करना। कई बार जैसे ना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला था कि अगर आप किसी को भी बोलो, जैसे आपने चैट जीपीटी को बोला कि एक पर्सन की फोटो बनाओ लिखते हुए की, अगर एआई को आप बोलोगे ना कि एक पर्सन की लिखते हुए की फोटो बनाओ, वो दरअसल में एक पर्सन बनाएगा जो अपने राइट हैंड से लिख रहा होगा। तो एआई मान के चल रहा है कि भाई लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, पर नहीं भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो ये एक तरह का एआई में बायस है। एआई बायस्ड है शायद लेफ्ट हैंड वाले लोगों के लिए, एआई बायस्ड है शायद महिलाओं के लिए। तो ऐसी बायसनेस जो है वो हम डिटेक्ट कर पाए, उनको हम ठीक कर पाए, दैट इज द ऑल्सो द फोकस। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। सीबीएसई टीचर मैनुअल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। स्कूल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अपने हिसाब से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर पाएँ। तो हम चाहते हैं कि भाई जो बच्चों को असेस किया जाए ना, वो कितना वो रट सकते हैं उसके ऊपर नहीं, बल्कि उनके अंदर कैसी कॉम्पिटेंसी कैसी है, कितना वो सीखते हैं, ठीक है, कैसी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर यहाँ पे ध्यान दें। तो इसमें सीबीएसई, एनसीईआरटी, आपके जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय समिति है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो होते हैं, वो सारे यहाँ पे साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। और हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 है, उसके साथ ये सारी चीज़ें अलाइंड है, जहाँ पर बच्चों में हम अच्छी अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं रिगार्डिंग एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, तो क्या ये नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है? नहीं, ये अपने आप में एक बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। दैट इज वाई जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है न्याय सेतु का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बिल्कुल जो जस्टिस है उसका एक्सेस डेमोक्रेटाइज किया जाए, आम लोगों तक भी चीज़ें पहुंच पाएं। बहुत ज़्यादा लीगल चीज़ों में बच्चे बच्चे नहीं, मतलब सारे लोग जो हैं वो फंस के ना बैठ जाएं, इसका ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था न्याय सेतु का। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट एक्साइज दीप शक्ति, तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्साइज है, ताकि साथ मिलकर काम किया जा पाए। सम्राट संप्रीति जी की बात करें तो यहाँ पर ये चोला डायनेस्टी से नहीं बल्कि आपके मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड कल मैंने डिस्कस भी किया था कि ये दरअसल में अशोक के ग्रैंडसन थे, एंड इनको जैनिज्म प्रमोट करने के तौर के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।